नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय आधुनिक काल की परिस्थितियां है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियों को जानने से पूर्व हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले आधुनिक काल के समय के विषय में जान लेना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, मध्यकाल व आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक मानी जाती है। मध्यकाल के पूर्ववर्ती भाग को भक्ति काल, जिसका समय विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। इसके पश्चात उत्तरवर्ती काल को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 तक मानी जाती है। विक्रमी संवत 1900 के बाद के काल को आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल के पश्चात हिंदी साहित्य में 2 परिवर्तन आए। विषय के दृष्टिकोण से श्रृंगार प्रक्ता का स्थान सामाजिक सरोकार ने ले लिया, वही भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा व अवधी भाषा का स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। नारी स्वतंत्रता, अछूतो उद्धार, शिक्षा का महत्व, श्रम का महत्व, मानव की समानता आदि मूल्यों का साहित्य में पदार्पण इसी आधुनिक युग में हुआ। साहित्य की अनेक परंपरागत रूढ़ियों का ह्रास हुआ। कुछ ऐसे ही कारणों से इस युग को आधुनिक काल या पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आधुनिक काल की परिस्थितियां। सबसे पहले हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जान लेते हैं। आधुनिक काल का आरंभ 1843 ईस्वी कहें या विक्रमी संवत 1900 कहें से आरंभ होता है। यह समय अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ रहे भारतीय असंतोष का समय था। अंग्रेजों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों के कारण भारत का प्रत्येक व्यक्ति उनसे नाराज था, खफा था, उदास था। अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक व धार्मिक सुधार रूढ़िवादी भारतीय स्वीकार नहीं कर पाए। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों की कमर तोड़ दी। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति तथा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को उजागर कर दिया। वे किसी भी तरह से देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। इसी के साथ सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बज गया। अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाकर 1857 की क्रांति को तो दबा दिया, लेकिन भारतीयों के असंतोष को शांत नहीं कर पाए। भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होते रहे। इसी बीच 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में भले ही कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से और अंग्रेजों के सहयोग के लिए ही की गई थी, परंतु धीरे धीरे इसके स्वरूप में बदलाव आया। धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लिया। आरंभ में कांग्रेस प्रार्थना के माध्यम से छोटे छोटे सुधारों की मांग करती थी, परंतु बाद में उसने भारतीयों के मूलभूत अधिकारों की मांग करना आरंभ कर दिया। वह इसके लिए दबाव की नीति अपनाई जाने लगी। बाद में एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर डाली। इसके पश्चात गांधी जी के आगमन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ आया। उनके द्वारा चलाए गए चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने पूरे भारत में देशभक्ति की धारा बहा दी। एक तरफ जहां कांग्रेस के उदारवादी अपनी विनम्र नीतियों से स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वरिंदर घोष, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे।
जहां एक तरफ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन से पूरे देश में एकजुटता के अनेक उदाहरण मिलते हैं, वहीं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण सांप्रदायिक खाई भी बढ़ती ही जा रही थी। सांप्रदायिक खाई के बढ़ने के भयंकर परिणाम भारत की स्वतंत्रता के समय हुए, जिसमें हमने न केवल भारत की अखंडता को खो दिया बल्कि मानवता के उन मूल्यों को भी खो दिया जिस पर हम गर्व किया करते थे। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां आधुनिक साहित्य इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में आधुनिक साहित्य रचा गया। इसके पश्चात राजनीतिक परिस्थितियां के पश्चात हम जान लेते हैं कि भारत की उस समय की आर्थिक हालत क्या रही। भारत में इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियां शोषणकारी थी। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था। वे यहां से कच्चा माल सस्ते दामों में इंग्लैंड ले जाते और वहां पर तैयार माल भारत में वापस महंगे दामों में बेच रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा के सामने भारतीय लघु उद्योग धंधे टिक नहीं पा रहे थे। परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगर बेकार हो रहे थे और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे थे। शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारी, कारीगर आदि सभी अंग्रेजों के शोषण का शिकार हो रहे थे। अतः सभी संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने लगे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। खादी का प्रचार इसी आर्थिक शोषण के विरोध में एक रूप में या हथियार के रूप में उभरा। इसके पश्चात बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की। अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों का प्रभाव भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ रहा था। इस युग में दोनों तरफ से समाज सुधार और धार्मिक सुधार की बात होने लगी। एक तरफ भारतीय समाज सुधारक समाज और धर्म सुधार की अलख जगा रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी भारत की रूढ़िवादी परंपराओं को अवैध घोषित करने पर आमादा थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्त्री प्रथा, कन्यावध जैसी सामाजिक बुराइयों को अवैध घोषित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारक भी इस दिशा में अग्रसर दिखाई दे रहे थे। इसके पश्चात राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त महादेव गोविंद रानाडे आदि ने भारतीय समाज और धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध जमकर आवाज उठाई। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने दलित उद्धार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कवियत्री सावित्री बाई फुल्ले ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया और महिला विद्यालय की स्थापना की। यह उस समय की बात है जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज पार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था। लोगों ने माता ज्योतिबा बाई फुल्ले का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। इसके बावजूद उन्होंने नारी शिक्षा के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाया कि आने वाले समय में सभी भारतीय नेताओं व समाज सुधारकों को इसे स्वीकार करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास दलितों, वंचितों, पीड़ितों और उपेक्षितों को शोषण मुक्त कराने और समान अधिकार दिलाने के लिए रहे। हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध बड़ी बेबाकी से आवाज उठने लगी। समाज और धर्म के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इसके पश्चात हम जानते हैं साहित्यिक परिस्थितियां। आधुनिक युग का साहित्य बदलते युग का साहित्य है। इसी युग के आरंभ में जहां समाज सुधार, धर्म सुधार और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दे थे, बाद में यह मुद्दा व्यक्ति की समस्याओं पर केंद्रित होने लगे। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य बन गया। अब साहित्य का मुख्य उद्देश्य राजाओं के गुणगान और राज दरबार की शोभा का वर्णन करना मात्र नहीं रहा, बल्कि समाज की यथार्थ स्थिति का अवलोकन करना ही साहित्य का मुख्य उद्देश्य बन गया। भारतेंदु युग जहां पुनर्जागरण और देश प्रेम की भावना
को लेकर आया, वही द्विवेदी युग में इन भावनाओं के साथ साथ भाषागत शुद्धता पर बल दिया जाने लगा। छायावाद मनुष्य के अंतर्मन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने लगा और प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा के साथ लिखा गया, जिसमें मजदूरों, दलितों और किसानों की बात कही गई। प्रयोगवाद और नई कविता, कला व शिल्प क्षेत्रों में एक नवीन परिवर्तन लेकर आई। इस युग में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण आदि गद्य विधाओं का आविर्भाव हुआ। यही कारण है कि इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन गई थी, जिन्होंने रीतिकाल से भिन्न एक नए साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि आधुनिक काल का साहित्य श्रृंगार, भक्ति व कुलीन वर्ग के विषयों से हटकर आम आदमी की समस्याओं, इच्छाओं, दुखों व उसके अंतर्मन की दुविधाओं का वर्णन करने लगा। आज का विषय आधुनिक काल की परिस्थितियां। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस विषय को समझने में बहुत ही सरलता महसूस होगी। वह आप बड़ी सरलता से, सहजता के साथ इस विषय को आसानी से समझ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, मेरी यही मंगल कामना ईश्वर से है। धन्यवाद।